बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पाथवे टू सक्सेस। हमने एंटी मलेरिया ड्रग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो पहले 3 लेक्चर हमने अपलोड करके अब जो है ना रिमेनिंग इसकी जो इम्पोर्टेंट ड्रग्स रह गई हैं वो आज हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम जो है ना नेक्स्ट जो लेक्चर है एक नए टॉपिक के साथ आप स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज इम्पोर्टेंट ड्रग के बारे में हमने जो है ना जो रिमेनिंग रह गई हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली जो है ना हमारे पास इम्पोर्टेंट ड्रग है प्रीमाक्विन। तो इसके बारे में आपने पढ़ना है, तो सबसे पहले हमने इसकी क्लास के बारे में देखना है कि ये केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है एंटी मलेरिया ड्रग की, तो उसके हिसाब से इसकी जो क्लास बनती है वो 8 अमाइनो क्विनोलिन। तो ये इसकी क्लास है। उसके बाद इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वाहिद ड्रग है जो डोरमेंट स्टेज के अंदर जो स्पर्मेटोजोइड्स मौजूद होते हैं लीवर के अंदर डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं, ताकि उसको फेवरेबल कंडीशन मिले। उसके बाद वो मल्टीप्लाई होने के बाद फिर जो है ना वो एंटी यानी मलेरिया की ये जो है ना मलेरियल सिम्टम प्रोड्यूस कर मलेरिया डिजीज फीवर वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये वह ड्रग है जो ओनली ड्रग विच एलिमिनेट डोरमेंट स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ बोथ प्लाज्मोडियम विवेक्स है प्लाज्मोडियम ओवलियाई। इसके अंदर प्री या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज है ना, तो दोनों के अंदर जो है ना ये इफेक्ट कर रही होती है। तो ये वह ड्रग है जिसके अंदर हम जो है ना उसके मलेरिया के जो बार बार एपिसोड की फॉर्म में अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको रिमूव करने के लिए यानी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम प्रीमाक्विन को जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद है इट आल्सो एक्सर्ट द गेमेटोसाइडल एक्शन, यानी जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उनको भी लाइसिस यानी उनको भी मुकम्मल तौर पे किल करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। एक्शन ऑल 4 टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीशीज जो हमने 4 टाइप्स की पढ़ी है, तो इन चारों के अंदर हम इसके जो है ना इफेक्ट देख सकते हैं। यानी गेमेटोसाइडल इफेक्ट से मुराद यही है कि ये गैमेट्स के ऊपर जो आपने लाइफ साइकिल को अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरोजोइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गेमेटोसाइड के अंदर, और आगे जो है ना नेक्स्ट साइकिल जो है ना मॉस्किटो के अंदर जो नया इफेक्टेड पर्सन को कोई भी मॉस्किटो नया जो है ना उसको कट करेगा तो ये जो है ना गैमेट्स वगैरह उसके अंदर चले जाएंगे और फर्दर जो है ना उसका साइकिल कंप्लीट होगा। तो मकसद कहने का है कि उसके ऊपर जब गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी इसका एक्शन देखने को मिलता है। यानी 4 स्पीशीज के अंदर ही हमको स्पेशली प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो कि ज़्यादा जो है ना डेंजरस टाइप है, इसकी मेक प्लाज्मोडियम नॉन इफेक्टिव, यानी ये उसको मुकम्मल तौर पे नॉन इफेक्टिव बना देता है। उसके बाद जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं टू दी पॉइंट, मतलब हम 2 से 3 पॉइंट के अंदर इसको क्लियर करते हैं। नॉट क्लियरली नोन, यानी जितनी भी आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी हम एंटी मलेरियल ड्रग पढ़ रहे होंगे तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 100% तो एग्जैक्ट जो है ना नोन नहीं है, बल्कि उसमें एक गेस लगाया जा सकता है कि इस तरीके से जो है ना ये अपना इफेक्ट शो कर रही होंगी और इस तरीके से जो है ना बॉडी के अंदर इसका एक्शन आ रहा होगा। बट इट मे बी ड्यू टू यानी रिएक्टिव इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स ऑफ प्रीमाक्विन जर्नी। जब मेटाबॉलिज्म होती है इसकी ड्रग की तो उस दौरान क्या होता है मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं प्रीमाक्विन के। मेटाबोलाइट जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस पैरासाइट के अंदर रेडिकल की फॉर्म में टॉक्सिक स्पीशीज प्रोड्यूस करते हैं। जो टॉक्सिक प्रोड्यूस हो गए वो मेटाबोलाइट उसने क्या करना फर्दर डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी सेल का पावर हाउस गिना जाता है, तो इसके अंदर ही ये केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमने बात की है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर एनर्जी मालिक्यूल एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं। वही एनर्जी मालिक्यूल को ही इस्तेमाल करते हुए कोई भी सेल अपने बाकी जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी को ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसने क्या करना है, ये जो टॉक्सिक स्पीशीज यानी मेटाबोलाइट की फॉर्म में जो प्रोड्यूस हुआ है प्रीमाक्विन में से, तो उसने क्या करना है ये डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
यानी उसकी एनर्जी का जो मैकेनिज्म है उसको ही डिस्टर्ब करना है, उसको ही मुकम्मल तौर पे डेड कर देना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब किसी भी सेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है या खास तौर पे एनर्जी का जो मैकेनिज्म है अगर वो डिस्टर्ब हो गया है यानी उसको हमने डैमेज कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी का जो यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था तो अब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो उस सेल के अंदर एनर्जी मालिक्यूल प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो आगे फर्दर जो भी उसके वर्किंग है वो नहीं कर पाएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सेल डेड होना शुरू हो जाएगा। यानी इस तरीके से पैरासाइट जो है ना मुकम्मल तौर पे डेड हो जाता है। तो ये तो जो है ना हमने शॉर्टकट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने की कोशिश की है। उसके बाद अगर हम इसके यूजेस की अगर बात कर लें तो ये हमने पढ़ा कि गेमेटोसाइडल इसका गैमेट्स के ऊपर जो है ना इफेक्ट आ रहा होता है, यानी उसको मुकम्मल तौर पे किल कर रहा होता है। तो हम किस तरीके से यानी कितनी डोज देंगे तो गेमेटोसाइडल इसका इफेक्ट आ रहा होगा। तो अगर हम प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के केस के अंदर हम इसको देखें तो 45 mg सिंगल डोज दे रहे होंगे, उसके जरिए से यानी सिंगल डोज के जरिए से भी ये गेमेटोसाइडल यानी मुकम्मल तौर पे गैमेट्स हुआ किल आउट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक टर्मिनल प्रोफाइलैक्सिस है, इसके लिए हम जो है ना 15 to 30 mg फॉर 14 डेज के लिए ये जो डोज दे रहे होंगे। तो इस तरीके से जो है ना ये हमने इंपॉर्टेंट यूजेस देख लिए इसके एंटी मलेरिया ड्रग के तौर पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद आगे इसके एडवर्स इफेक्ट, अगर एडवर्स इफेक्ट को देखा जाए अगर हम मील के अलावा अगर हम मील के यानी दो घंटे पहले बाद में अगर ले रहे हैं यानी जब खाना खा रहे हैं उससे आगे पीछे का अगर टाइम टेबल मतलब हमने इसका रेजिमेंट स्टार्ट किया हुआ है तो उस वक्त ये पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जीआईटी अपसेट हो सकती है, वीकनेस होगी, अनइजीनेस इन चेस्ट। लेकिन इन्हीं एडवर्स इफेक्ट को हम जो है ना रिड्यूस कर सकते हैं, पहले से चांसेस उसके कम हो जाएंगे अगर हम इसको मील के साथ ले रहे होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। और हाई डोज के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि लीकोपीनिया प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसका इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है डोज के रिलेटेड। और उसके अलावा डोज डिपेंडेंट हीमोलाइसिस भी प्रोड्यूस होता है, यानी डोज हमारी अगर एक नॉर्मल से ज़्यादा हमने मतलब इंजेक्ट कर दिया है दे दिया है पेशेंट को तो उसका हीमोलाइसिस हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास एक और एडवर्स इफेक्ट है मैथा इंग्लोनीमिया है, तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट। उसके अलावा टैकीपोनिया है, उसके बाद साइनोसिस है, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं जो कि खास तौर पे डोज डिपेंडेंट होते हैं, जिसके अंदर हम अगर डोज एक नॉर्मल से ज़्यादा अगर हमने दे दिया तो उस वक्त ये देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेटेड थोड़े जो है ना ये दो स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके अंदर ग्लूकोज 6 फास्फेट डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हो रही होती है, और दूसरी बात प्रेगनेंसी की कंडीशन में खास तौर पे ये दोनों इंटररिलेटेड है क्योंकि प्रेगनेंसी की कंडीशन में ही ये डेफिशिएंसी हो रही होती है। तो इस कंडीशन में हम जो है ना फिटस के लिए भी ये जो है ना फैटल हो सकता है और फीमेल मदर के लिए भी ये मसला मतलब प्रोड्यूस कर सकता है, एडवर्स प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसलिए ये कंट्रा इंडिकेटेड कंडीशन है, इसके अंदर हम प्रीमाक्यून को इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना पॉइंट हमने देख लिए, इसका मैकेनिज्म दे दिया, यूजेस हैं, एडवर्स इफेक्ट है। तो यहाँ तक जो है ना ये प्रीमाक्यून को हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद इससे नेक्स्ट जो ड्रग है उसको हम देखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है यानी आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ ड्रग को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो है ना हम सोर्स देखते हैं कि आर्टिमिसिनिन को आर्टिमिसिया अनोवा ये प्लांट है, इससे हासिल किया जा रहा होता है। तो ये सोर्स के बाद जो है ना इसकी चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि ये पोरली सॉल्युबल इन वाटर एंड ऑयल, दोनों के अंदर जो है ना इसकी सॉल्युबिलिटी को अगर देखें तो वो कम सॉल्युबल यानी पोरली सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर उसके डेरिवेटिव कुछ हम ड्रग आगे सिंथेसाइज कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर यानी लैब के अंदर इसको तैयार कर रहे होते हैं, उसके अंदर है आर्टिमिथर है वो ऑयल सॉल्युबल है, आर्टिमिथर ऑयल सॉल्युबल है, और आर्टिसोनेट है ये सोडियम उसके साथ साल्ट की फॉर्म में ये पाया जाता है, तो ये वाटर सॉल्युबल। तो आप जितने भी वाटर सॉल्युबल देखेंगे तो वो ज़्यादातर साल्ट की फॉर्म में होंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिसोनेट है ये सोडियम साल्ट की फॉर्म में पाया जा रहा है, तो ये वाटर सॉल्युबल है।
उसके बाद इन दोनों को जो है ना रूट के हवाले से अगर देखा जाए तो ओरली और आईएम दोनों के जरिए से हम दे सकते हैं, लेकिन जो आर्टिसोनेट है इसको आईवी रूट के जरिए से भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेरिवेटिव एक और भी है, आरटी ईथर है, वो आईएम रूट के जरिए से, यानी ये आयलिन यानी आयली होता है, आयल सॉल्युबल होता है एंड टोटली सिंथेटिक कंपाउंड होता है, यानी उसको हम सिंथेसाइज को दिखा रहे होते हैं। और इन्हीं तमाम कंपाउंड को कलेक्टिवली हम आर्टिमिसिन बोल रहे होते हैं। इसी जो है ना, जिस तरह हमने आर्टिमीथर पढ़ा है, आर्टी ईथर है, आर्टिसोनेट है, ये सारे के सारे कंपाउंड कलेक्टिवली ये जो है ना आर्टिमिसिन कहलाते हैं। उसके बाद जो है ना, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट किल प्राइमरी लीवर फॉर्म यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स है। इसके अंदर जो डोर्मन स्टेज के अंदर मीडोजोइड जो हैपेनोजोइड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, यानी मल्टीप्लाई होने के बाद इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये इसके ऊपर इस डेरिवेटिव्स का आर्टिमिसिन का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, यानी इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं, यानी ये किल नहीं कर रहे होते। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि नो क्रॉस रेजिस्टेंस हैज बीन डेवलप्ड विद अदर एंटी मलेरियल ड्रग, यानी इसको अगर हम एंटी मलेरिया ड्रग की जो बाकी ड्रग्स हैं उनके साथ अगर दे रहे होंगे तो क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं हम देख रहे होते हैं, यानी ये उसके लिए बेनिफिशियल है, आप उसके अंदर कॉम्बिनेशन में आप इसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। उसके बाद बात आ गई इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो वही बात है कि नॉट एग्जैक्टली नोन, लेकिन ये जो है ना हमने कुछ पॉइंट गेस किया जा रहा है कि इस तरीके से जो है ना इसका इफेक्ट आ रहा होता है। तो एंडो पैरोक्सीडेज जो है ना एंजाइम होता है, ये हीम ग्रुप के साथ अटैचमेंट, ये जो है ना डायग्राम आप लोगों ने पिछले क्लोरोक्विन के मैकेनिज्म के वक्त भी हमने देखा था, क्योनिन के वक्त भी देखा था, तो उसी को ही हमने देखेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पैरासाइट लीवर जो है ना स्पोरोजोइड प्रोड्यूस, मतलब लीवर ब्लड के अंदर, उसके बाद लीवर तक पहुंच गया, उसके बाद ये इसको हम एरिथ्रोसाइटिक स्टेज तक पहुंच गया, यानी आरबीसी तक पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि पैरासाइट का जो फूड वैक्यूल है वो जो है ना हमारे जो आरबीसी के अंदर हीम ग्रुप है यानी हीमोग्लोबिन है उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा। जब ब्रेक डाउन होगा तो उससे अमाइनो एसिड और हीम अलग अलग हो जाएंगी, अमाइनो एसिड को वो एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होगा, और ये वाला हीम ग्रुप है ये एंडोपेरोक्सीडेज एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, एक तरह का ये ब्रिज बन जाएगा, ब्रिज बना के यानी अटैचमेंट हो जाएगी। जब ये ब्रिज बनेगा तो क्या होगा, ये पॉइंट देख लेते हैं, एंडो पैरोक्सीडेज ब्रिज इट्स मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद हीम ग्रुप। यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि ये ब्रिज बन गया इन दोनों के दरमियान, यानी इंटरेक्शन हो गया, ब्रिज बन गया। उसके बाद क्या है कि ये आयरन, इसमें से हीम ग्रुप में से जो आयरन होगा फेरस की फॉर्म में मौजूद है, मीडिएट द क्लेवेज ऑफ ब्रिज, यानी इस ब्रिज को ब्रेक डाउन, इसकी ब्रेक डाउन करवाएगा, जो इनके दरमियान जो ब्रिज बना हुआ है उसकी जब ब्रेक डाउन होगी तो फिर क्या होगा, ये हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहा होगा। इसकी ब्रेक डाउन के बाद फ्री रेडिकल, हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होगा, और यही रेडिकल जो है ना बाइंड हो जाएंगे मेम्ब्रेन के साथ, मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगे। तो जब उसके साथ अटैच हो जाएंगे, पैरासाइट की ये बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो लिपिड की पैरोक्सीडेशन हो जाएगी और जिसकी वजह से डैमेज हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी डैमेज हो जाएगा, और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरा पैरासाइट जो है ना लाइसिस की तरफ चला जाएगा, यानी उसके मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन हो जाएगी, डेड हो जाएगा। तो ये जो है ना इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। तो यहाँ तक आज ये जो है ना दूसरी ड्रग हमने इसको कंप्लीट किया। उसके बाद हमारे पास एक ही ड्रग है, मतलब वो सिंपल सी है, वो भी चंद पॉइंट के अंदर हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे ताकि आपको एंटी मलेरिया ड्रग के हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है ना एंटी मलेरिया ड्रग है, उसके बारे में आज हम मतलब पढ़ने जा रहे हैं। तो आखिरी ड्रग है टेफ्लोक्यूनिन, ये लास्ट ड्रग है इस चैप्टर में से। तो इसकी क्लास के बारे में अगर देखें तो ये 8 अमाइनो क्यूनिन है,
इससे पहले भी हमने जो ड्रग पढ़ी है वो भी इसी क्लास के अंदर आ रही थी। ये क्लासिफिकेशन हमने केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे इनको देखा था, तो ये पहले लेक्चर के अंदर अपलोड है। आप अगर नहीं देख मतलब पहले नहीं देखा तो आप जरूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद जो है चंद एक इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाहिद ड्रग है जिसकी जो हाफ लाइफ है बाकी ड्रग्स की निस्बत ज़्यादा लॉन्ग होती है, इसीलिए इसको जब भी हम दे रहे होंगे तो सिंगल डोज के लिए दे रहे होंगे। तो यहाँ पे इसी पॉइंट को क्लियर किया गया है कि सिंगल डोज एंटी रिलैप्स ड्रग फॉर द प्लाज्मोडियम विवैक्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमने प्रीमाक्विन के केस के अंदर हमने देखा क्योंकि उसकी हाफ लाइफ कम होने की वजह से उसको हम 14 दिन के लिए जो है ना उसकी थेरापी अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हमने 14 दिन के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करना चाहें यानी रिलैप्स को ख़त्म करना चाहें, यानी रिलैप्स से क्या मुराद है, एपिसोड के बाद में जो बार बार हो रहा होता है, अगर उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं खासतौर पे प्लाज्मोडियम विवैक्स के केस के अंदर, तो उसके अंदर हम टेफ्नोक्विनिन को अगर इस्तेमाल करें तो सिर्फ सिंगल डोज की फॉर्म में ही जो है ना उसका इफेक्ट आ जाएगा, एक ही हम डोज दे रहे होंगे। तो यहाँ पर टेफ्नोक्विनिन हैज लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ, यानी 14 से 19 दिन, 14 से 19 डेज है। तो हाफ लाइफ आप देख रहे हैं, अगर इसको कंपेयर किया जाए प्रीमाक्विन के साथ तो उसकी 6 to 8 आवर जो है ना सिर्फ हाफ लाइफ है। तो इसीलिए इसको हम जो है ना बार बार हम डोज डेली बेसिस पे दे रहे थे। 14 दिन के लिए हमने प्रीमाक्विन को इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सिंगल डोज के लिए, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ भी जो है ना डायरेक्टली आप देख रहे थे 14 दिन के लिए है, तो इसलिए इसकी जो है ना हम जब भी डोज दे रहे होंगे तो सिंगल डोज देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास, ड्यू टू लॉन्गर हाफ लाइफ अप टू, यानी अगर एक मरतबा हमने किसी भी पेशेंट के अंदर हमने ये दे दिया है, यानी इंजेक्ट कर दिया है या ओरल रूट के जरिए से दिया है, तो इसका जो इफेक्ट है 7 डेज तक जो है ना उसके अंदर यानी बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा, यानी प्लाज्मा के अंदर जो है ना इस ड्रग की कंसंट्रेशन मौजूद होगी। तो उसी हिसाब से जो है ना हमने हाफ लाइफ को भी डिस्कस किया था। तो हाफ लाइफ जो है उसकी टोटल 14 दिन के लिए होगी, लेकिन ये ज़्यादा इफेक्ट यानी इसका इफेक्ट जो आ रहा होता है वो 7 डेज तक आ रहा होता है। तो इसलिए हम जब भी दे रहे होते हैं हाफ लाइफ को देखते हुए इसको सिंगल डोज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद है हाईली एक्टिव अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम विवैक्स के अगेंस्ट जो है ना ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और ख़ास तौर पे जब डोर्मेंट स्टेज में वो चला जाता है, इसीलिए तो हमने रिलैप्स के बारे में पढ़ा है। डोर्मेंट स्टेज में चला जाता है तो उसके अंदर जो ये हेपेनोजोइड्स होते हैं ये मल्टीप्लाई कर रहते हैं फेवरेबल कंडीशन के अंदर। मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा ये जो है ना मलेरिया की साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ना ये ज़्यादातर इफेक्टिव जो है ना एंटी रिलैप्स के तौर पे, यानी इसका जो डोर्मेंट स्टेज के अंदर लीवर के अंदर वो मौजूद होते हैं स्पोरोजोइड, उनको जो है ना मुकम्मल तौर पर इसके अगेंस्ट जो है ना इफेक्ट इसकी एक्टिविटी शो हो रही होती है। उसके बाद इट इज़ आल्सो शो सम एक्टिविटी अगेंस्ट द एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी इसके अलावा जो एंटी रिलैप्स हमने देखा, इसके अलावा भी अगर इसकी एक्टिविटी को देखा जाए तो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज के ऊपर भी जो है ना ये खासतौर पे ये प्लाज्मोडियम विवैक्स के केस के अंदर देख रहे होते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम के केस के अंदर हम इसको देख रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि इंक्लूडिंग द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस केस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर क्लोरोक्विन की रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, हम उसकी जगह पे यानी अल्टरनेटिव के तौर पे हम इस ड्रग को इस्तेमाल कर रहे होंगे क्लोरोक्विन के रेजिस्टेंस के केस के अंदर। तो आपको इससे अक्सर जो है ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल सिनेरियो बेस बनाया हुआ है तो पूछा जाता है कि पेशेंट जो है ना किसी भी स्पीशीज का नाम लिया तो उसके अंदर हमने देखा कि जो है ना क्लोरोक्विन जो है ना रेजिस्टेंट हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट अल्टरनेटिव थेरापी के तौर पे हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ड्रग हमने पहले भी पढ़ी है, दूसरी ड्रग ये है टेफ्नोक्विनिन, जो हम इसको देख रहे हैं कि ये क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस के केस के अंदर इसको भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद बात आ गई इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, शार्ट से इसको देख लेते हैं। नॉट क्लियर यानी एग्जैक्ट नोन नहीं है, लेकिन ये जो है ना चंद एक स्टेप इसको देख रहे थे कि इसके इफेक्ट किस तरीके से शो हो रहा होता है। तो जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उस दौरान क्या ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं टेफ्नोक्विनिन से। जब ये ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं,
और साथ साथ हाइड्रो ऑक्साइड रेडिकल भी प्रोड्यूस होते हैं। तो ये रेडिकल जब प्रोड्यूस होता है तो ये आपको पता है कि ये रेडिकल जो है ना हाईली रिएक्टिव होते हैं, खासतौर पे पैरासाइट्स के लिए जो है ना ये फैटल होते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यही रेडिकल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एज ए एंटी मेटाबोलाइट्स के तौर पे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं कि पैरासाइट को मुकम्मल तौर पे डेड कर देते हैं, यानी उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं। और साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या है कि ये हीम की पॉलीमराइजेशन के बाद हमने देखा था कि हीम कन्वर्ट होता है हीमेटिन के अंदर। फर्दर इसकी जब पॉलीमराइजेशन होती है, क्योंकि ये तो टॉक्सिक केमिकल है ना, पैरासाइट के लिए टॉक्सिक है, तो पैरासाइट इसकी पॉलीमराइजेशन के बाद इसको कर देता है हीमोजोइन के अंदर, ये जो कि नॉन टॉक्सिक केमिकल है। तो ये क्या करता है कि ये इसको इस प्रोसेस को जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसीजर है उसको डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट करवा देता है। यानी दो स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं, या तो जो हाइड्रोक्साइड रेडिकल वगैरह या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने देखा कि ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट के केस के अंदर ये प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये पैरासाइट को डेड कर रहे हैं। या दूसरी बात भी हमने देखी है कि जो पॉलीमराइजेशन के बाद हीमेटिन कन्वर्ट हो जाती है हीमोजोइन के अंदर, तो ये क्या करता है कि ये पॉलीमराइजेशन हीम की पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को स्टॉप करवाता है, इनहिबिट करवा देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस हीमेटिन की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये जो है ना उस पैरासाइट के लिए टॉक्सिक केमिकल है, तो ये टॉक्सिक केमिकल उसको ऐसा ऐसा लाइसिस की तरफ यानी उसको डेड कर देगा। तो ये जो है ना उसके बाद हमारे पास यानी मैकेनिज्म के बाद हमारे पास है एडवर्स इफेक्ट। अगर इसको देख लें तो हेमोलाइसिस प्रोड्यूस हो रहा था, खासतौर पे ये ग्लूकोज 6 फास्फेटेज डेफिशिएंसी की केस के अंदर, यानी प्रेगनेंसी में खासतौर पे देखा जा रहा होता है, हेमोलाइसिस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जब हेमोलाइसिस हो जाएगा उसकी वजह से अनीमिया भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ तक जो है ना आप लोगों का ये एंटी मलेरियल के हवाले से हमने जितनी भी इम्पोर्टेंट जो ड्रग थी वो हमने कंप्लीट की है। अगर इसके अलावा भी और कोई मतलब रह गई है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, बाकी हमें कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। अगर इम्पोर्टेंट ड्रग होगी तो हम जरूर इसको मेंशन कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक यानी एंटी फंगल ड्रग होगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। बाकी इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप फीडबैक और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिस्पॉन्स करेंगे। तो यहाँ तक आज का जो है ना लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।